19 जुलाई 2026 असम के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में प्रसन्ना गौड़ ठाकुर अपने घर पर आराम से बैठे हुए थे कि तभी शाम लगभग 5 बजे अचानक से बाढ़ का पानी आना शुरू होता है। उस पूरे एरिया में उनका घर सबसे ऊंचा था, जहां इससे पहले कभी बाढ़ का पानी नहीं आया था। लेकिन 19 जुलाई की शाम 2 घंटे के अंदर अंदर पानी उनके सीने तक पहुंच गया। बचने के लिए प्रशंसा ने अपने बिस्तर पे कुर्सियां रख दी। उनका परिवार पूरी रात इन्हीं कुर्सियों पे बैठा रहा। उनके पिता ने 95 साल के जीवन में कभी ऐसी बाढ़ नहीं देखी। पूरा गांव पानी में डूब चुका था। पास के एक दूसरे गांव में ओलम कटोरी में भी ऐसा कुछ हो रहा था। रेखा मनी मुंबई अपने 7 साल के बेटे के साथ घर पर थी, तभी 1 घंटे के अंदर पानी उनके सीने तक पहुंच गया। पहले उन्होंने अपने पड़ोसी के घर में शिफ्ट ली, लेकिन वहां भी सेफ नहीं था। तो रात के करीब 8 बजे पड़ोस रेखा मनी को बच्चों के साथ एक पेड़ पे चढ़ा दिया। माँ और बेटे पूरी रात लगभग 12 घंटे तक उसी पेड़ पर बैठे रहे। ये कहानी दोस्तों सिर्फ इन दो परिवारों की नहीं है। पिछले कुछ दिनों में असम में हजारों लोग इसी तरह से की सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। न्यूज़ चैनलों में इसकी बहुत कम बात हो रही, लेकिन असम में पिछले 60 सालों में सबसे खराब बाढ़ का समय। लगभग 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लाख से ज़्यादा लोग इफेक्टेड हैं। सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि असम में अब ये लगभग हर साल की कहानी बन चुकी है। बाढ़ आती है हर साल, करोड़ों का नुकसान होता है, लोग मरते हैं। सरकार बाढ़ से निपटने का वादा करती है। आज इस सभा के माध्यम से पूरे आसाम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए। आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन बदलता कुछ नहीं है। असम में हर साल इस तरह से बाढ़ क्यों आती है, ये समझने के लिए इसकी ज्योग्राफी जाननी पड़ेगी। नक्शे पर देखोगे तो असम ब्रह्मपुत्र और परागना 2 नदियों के घाटियों में बसा है। 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा है और पानी निकलने के लिए बांग्लादेश की तरफ से सिर्फ एक छोटा सा आउटलेट है। जब इन पहाड़ियों पर पानी बरसता है तो सारा एक साथ असम में जाता है और इसी कारण से असम का 40% हिस्सा हमेशा से फ्लड जोन रहा है। इस बार भी जो असम में बाढ़ आई उसका कारण ऊपर की पहाड़ियों में बारिश हुई है। 18 और 19 जुलाई को नागालैंड के बोकाबुकी, जम्मू और मूंग डिस्ट्रिक्ट और असम के चराईदेव डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बारिश हुई। नागालैंड में 8 से 9 घंटे के अंदर ही 137 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसे असम सरकार ने बाढ़ का प्रमुख कारण बताया। बोकाबुकी में 493 बारिश से चराई देश में 436% बारिश हुई और इससे कुछ ही घंटों में असम की नदियों में पानी डेंजर लेवल से क्रॉस कर जाता है। स्पेशली कहा जाए तो असम की सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र पर यूनिट एरिया में देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र पूरी दुनिया में अपने पानी के साथ सबसे ज्यादा सेडिमेंट लेकर जाने वाली नदी है। इस सेडिमेंट को हिंदी में गाद कहते हैं, जो बेसिकली मिट्टी और पहाड़ों के मलबे से आती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में ओरिजिनेट अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में आती है और ये रास्ता बहुत अनस्टेबल है। लगभग पूरे रास्ते के दौरान पहाड़ों का मलबा टूटकर इसमें गिरता रहता है और बहुत ज़्यादा सेडिमेंट इकट्ठे होते रहते हैं। इनकी मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न रिवर जो साउथ अमेरिका में, उससे भी लगभग 5.5 गुना ज़्यादा सेडिमेंट ब्रह्मपुत्र में देखने को मिलती है पर स्क्वायर मीटर। वो क्योंकि पहाड़ों में ढलान होती है तो इसके कारण ये सारे सेडिमेंट नदी के साथ बहते चले जाते। लेकिन अचानक से प्लेन ढलान की 1 से कम हो जाती है तो नदी की का पानी की स्पीड कम हो जाती है और ये सारे सेडिमेंट यहीं जमा होने लगते हैं। अब इसी कारण से हर साल ब्रह्मपुत्र का लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर उठता है और जो नदी की पानी की कैरी करने की कैपेसिटी है ये कम हो जाती है और पानी आसपास के एरिया में फैलने लगता है। इसके नंबर सबसे शॉकिंग है। 912 और 1928 के सर्वे में 3870 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली है, लेकिन 2006 तक आते आते यही एरिया 6000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल जाता है।
लेकिन ये चौड़ाई 15 किलोमीटर तक बढ़ चुकी है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये सिलसिला सदियों से धीरे धीरे चलता आ रहा है। और फिर 15 अगस्त 1950 को असम में एक 8.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है। भारी पैमाने पर लैंडस्लाइड होती है, पहाड़ टूटकर ब्रह्मपुत्र में गिर जाते, सेडिमेंट इतनी मात्रा में जमा हुई कि नदी का रास्ता जो है वो एकदम से बंद हो गया। लेकिन पानी का फोर्स तो इतना होता है कि इसे रोक पाना पॉसिबल नहीं है, तो नदी ने अपना एक दूसरा रास्ता बना लिया। साथ ही सेडिमेंट से इसका रेवेड भी और ऊपर उठ गया, जो भी घर के पास है एनवायरनमेंट का लगभग 10 फीट तक उठ गया। उससे एक अर्थक्वेक की वजह से इतनी तबाही मची कि इसे बोरिया पानी कहने जाता, यानी ये पागलपन से बहता पानी। इस अर्थ के बाद असम में ये वजह एंटीसी से बाहर आने लगी। ब्रह्मपुत्र हर कुछ साल में रास्ता बदलने लगी। इससे होता क्या, कभी कभी नए इलाकों में बाढ़ आ जाती तो कभी कभी पुराने एरिया में इतने सूख जाते कि वहाँ पानी नहीं पहुँचता। बाढ़ का नक्शा हर कुछ दशकों में नए सिरे से लिखा जाता है और कुछ ऐसा ही इस साल भी हुआ। असम में फ्लड से आमतौर पे ब्रह्मपुत्र के किनारे में आते हैं, लेकिन धेमाजी, लखीमपुर, बारपेट, बोरीगांव ये वो नाम है जो हर मानसून में सुनाई देते हैं। लेकिन इस साल सबसे ज्यादा तबाही उन 3 जिलों में हुई है जो अब तक इस तरह की बाढ़ से अछूत रहे हैं, चराईदेव, जोरहाट और शिवसागर। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनके दादा और नानाओं ने भी इतनी भयानक बाढ़ नहीं देखी थी। इस इलाके में इतनी भयानक बाढ़ आखिरी बार 1950 में आई थी। उस अर्थ को एक किस्से में असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने कहा कि इन जिलों के लोग अधिकारी इसके लिए पहले से बिल्कुल तैयार नहीं थे। यहाँ ऐसी भयानक बाढ़ का कोई इतिहास ही नहीं है। 12 जिलों के 856 गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। इससे लाखों लोग प्रभावित हैं। बाढ़ ने 7 लाख लोगों से उनका घर छीन लिया है और लगभग 3 लाख लोग रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर है। अब सवाल उठता है कि इन सब में सरकार क्या कर रही है। असम की सरकार में बैठे नेताओं ने वादा तो हर बार किया है कि बाढ़ से सलूशन निकालेंगे, लेकिन ये वादा सिर्फ भाषणों तक सीमित रहा है। 2016 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने वादा किया था कि असम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे, पावर में आए, लेकिन बाढ़ मुक्त नहीं हुआ। 2017 में बाढ़ हुई, 160 लोगों की मौत हुई। 2017, 18, 19, 20 लगभग हर साल बाढ़ आई और हर साल लगभग 100 से 200 लोगों की मौत हुई। 2021 में असेंबली इलेक्शन का समय आया तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने हर रैली में यही वादा दोबारा दोहराया। शाम को बाढ़ बनाने और इस साल जब अप्रैल 2026 में असेंबली इलेक्शन हुए तो बीजेपी ने लगातार तीसरी बार अपने मैनिफेस्टो में बाढ़ मुक्त आसाम की बात कही, लेकिन एक बार फिर से आसाम 60 साल की सबसे भयानक बाढ़ में डूबा हुआ है। पिछले 10 सालों से अगले 5 सालों तक एक ही सरकार रहेगी आसाम में। क्या इतना समय काफी नहीं है आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए? बाढ़ के सोल्यूशन के नाम पे सिर्फ एक ही काम किया जाता है, ब्रह्मपुत्र के किनारों पर एम्बैंकमेंट्स यानी कि मिट्टी, कंक्रीट और सीमेंट की दीवारें बना। अभी तक आसाम में लगभग 4800 किलोमीटर एम्बैंकमेंट खड़ी की जा चुकी है, लेकिन जब भी बड़ी बाढ़ आती है तो इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब ये कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पाते और टूट जाती है। रिसर्च पार्षद कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर, ऑफिसर और पॉलिटिशियन का जो नेक्स्ट सेट है ये चाहता है कि ये इन्वेस्टमेंट टूटती रहे ताकि मरम्मत का काम चलता रहे और वो कमीशन से पैसा कमाते रहे। इसी तरह से सरकार बाढ़ को ड्रेजिंग पर भी फोकस करती है। ड्रेजिंग का मतलब नदी के अंदर से सेडिमेंट को निकालना बिल्डोजर से, मशीनों के जरिए, लेकिन ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। जितनी तेजी से सेडिमेंट निकाले जाते हैं उतनी ही तेजी से वो वापस आ जाती है। सरकार की खुद की वेबसाइट देखिए क्या कहती है। असम सरकार की बॉर्डर इश्यूज डिपेंड की वेबसाइट साफ लिखा है कि असम में बाढ़ और इरोजन की समस्या को कम करने के लिए आज तक कोई लॉन्ग टर्म कदम नहीं उठाया गया है। ये शॉर्ट टर्म और इमीडिएट कदम उठाए जाते हैं। 2024 में जब असम बाढ़ में डूबा था तब भी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि असम में बाढ़ ज्योग्राफी फैक्टर से आती है जो सरकार के कंट्रोल से बाहर है। अब ये बात कुछ हद तक सच जरूर है, लेकिन ये बात भी सच है कि तो खुद उल्टे कदम उठा रही है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन और खतरनाक होती जा रही है।
नेचुरल और जियोलॉजिकल फैक्टर के असम में फ्लड के पीछे दो और बड़े कारण बताए जाते हैं, क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन। क्लाइमेट चेंज के कारण पहले जितनी बारिश कई महीनों में होती थी अब कुछ दिनों में उतनी हो जाती है और एक दिन में 50 से 100 मिलीमीटर बारिश की लिमिटेशन बढ़ रहा है। इससे जो फ्लड जो है पहले से ज़्यादा और इंटेंस बन रहा है और ज़्यादा तबाही मचा रहा है। इसी तरह से डिफॉरेस्ट के बाद जब ज़मीन बंजर हो जाती है और पानी ज़्यादा रफ्तार से नीचे आता है और अपने साथ और ज़्यादा मिट्टी लेकर आता है। अनफॉर्चुनेटली इन फैक्टर को कम करने की जगह सरकार डेवलपमेंट के नाम पर और पेड़ काट रही है, लगातार माइनिंग करी जा रही है, जिससे ब्रह्मपुत्र में और ज़्यादा मिट्टी आ रही है। सबसे शौकिंग बात है कि असम में कोई फ्लड प्लेइंग जोनिंग का कानून तक नहीं बना। जोनिंग का कानून बताता है कि नदी के कितने दूर तक बसना है, घर बनाना है और कहाँ खेती करनी चाहिए, कहाँ पे मना होनी चाहिए। 1975 में केंद्र सरकार ने राज्यों को फ्लड प्लेन जोन का मॉडल कानून बना के भेजा, लेकिन असम ने आज तक इस बिल को पास नहीं किया। अब ये सब सुनकर वो होंगे कि आखिर सोल्यूशन क्या है। आखिर गुवाहाटी प्रोफेसर रहे परिमल भट्टाचार्य कहते हैं कि नदियों को कंट्रोल करना और ज़्यादा डिजास्टर्स को अवॉइड करना, इन ज्योग्राफिकल कंडीशन में हमें बाढ़ के साथ जीना होगा। असम में बाढ़ को आने से रोकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकना जरूर पॉसिबल है। बाढ़ से जीने का मतलब है कि ऊंची जगहों पर घर बनाए, पक्के घर बनाए जाए, क्योंकि ज़्यादा नुकसान वही होता है जहाँ जब कच्चे घर होते हैं। इसके अलावा हर गांव में ऊंचे प्लेटफॉर्म बनाए जाने चाहिए जहां पर पीने का पानी, सैनिटेशन और हेल्थ केयर जैसी सुविधाएं हो। फोरकास्टिंग अर्लिंग सिस्टम को मजबूत करना चाहिए और हर पंचायत लेवल तक डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। 1990 के दशक में असम सरकार ने लिपिंग में फ्लड की स्कीम शुरू करी थी, लेकिन करप्शन के आरोपों के बाद स्कीम बंद को वापस ले लिया। अब इस तरह की स्कीम को ट्रांसपेरेंसी के साथ लाने की जरूरत है। इसके साथ रीडिंग एफर्ट की सरकार को लेकर अपना सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। अब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लोगों को सरकार की तरफ से जो खाने के पैकेट दिए गए उन्हें खाना ही खराब था, ऐसे सीधे बाढ़ के पानी में फेंक दिया गया। जापान जैसे देश को देख लो। जापान ज्योग्राफिकली देखा जाए तो सबसे अनलकी कंट्री है। वहाँ पर जितने अर्थक्वेक सुनामी आते हैं उतने दुनिया के किसी और देश में नहीं आते। ऊपर से वॉल्केनो भी रेगुलेटरी फूटते रहते, लेकिन वहाँ की सरकार ने, वहाँ के लोगों ने इन डिजास्टर के साथ जीना सीख लिया है। अर्थक्वेक सुनामी के लिए फोरकास्टिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाए गए। जैसे ही कोई अर्थ को आने वाला होता है लोगों के फोन में अलर्ट बज जाता है, लोगों को बताया जाता है कि सेफ जगह पर जाओ। हर जगह गांव, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी गई। लोगों को बताया गया कि कैसे इन चीज़ों को से बचा जाए, क्या करना है ऐसी सिचुएशन में। सभी नए बनने वाले घरों को अर्थ प्रूफ बनाया गया। यही कारण है कि 2 साल पहले जब जापान बेहद पावरफुल 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, उसके बाद सुनामी आया, उतना नुकसान नहीं हुआ जितना शायद किसी और देश में होता, इतनी इंटेंसिटी के साथ। एग्जैक्टली उनकी सरकार ने क्या कदम उठाया यहाँ पे। वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।